गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, आपका एक बार पुनः भूगोल की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट, हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। हमने 3 इसके भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे: पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली श्रेणी और पूर्वी मैदान के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार, या यूँ कह दो हाड़ौती का पठार। स्टूडेंट, चलो हम शुरुआत करते हैं हाड़ौती के पठार से। स्टूडेंट, अगर हम दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.6% भूभाग है वो इसमें सम्मिलित है। या यूँ कह दो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक भाग में से 9.6% भाग पर दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठारी भाग है वो फैला हुआ है, या यूँ कह दो घिरा हुआ भाग है। राजस्थान में ये पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है, और ये 9.6% है वो कुल भाग का है। राजस्थान के कुल भाग का 9.6% भाग पे गिरा हुआ है। यह उत्तरी पश्चिम में अरावली की महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, और राजस्थान की सीमा के पार तब तक फैला हुआ है जब तक बुंदेलखंड के पूर्ण विकसित कगार दिखाई नहीं देती है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो इसके अंतर्गत झालावाड़ से बूंदी, कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित है। यह पठार ये भाग आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग है वो चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों से, जैसे काली, सिंध, परवान और पार्वती के द्वारा सिंचित होता है। मतलब जो ये मैदानी भाग है, यह जो 3 नदियां हैं, काली, सिंध, परवान और पार्वती के द्वारा सिंचित मेन माना जाता है। अगर हम बात करें इसके राजनीतिक दृष्टि से कि ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठारी भाग है वो राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है इसमें झालावाड़ से बूंदी, कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः है। ये पुनः 2 लघु इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार, इसमें सम्मिलित है। इसके जो 2 भाग है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार, इनको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं विंध्यन कगार भूमि। सबसे पहले कौन सा लेते हैं? विंध्यन कगार भूमि। अगर हम बात करें विंध्यन कगार भूमि की, पहला इसका विंध्यन कगार भूमि और दूसरा इसका दक्कन लावा पठार। अगर हम बात करें विंध्यन कगार भूमि की, ये कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बालुआ पत्थरों से निर्मित है जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देते हैं। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है, और ये आगे चलकर बुंदेलखंड में पूर्व तक फैले हुए हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। कौन से भाग में? उत्तरी पश्चिम भाग में चंबल के बाएं किनारे वाले, दाहिनी बाएं किनारे वाले भाग पर तीव्र कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो कि धौलपुर और करौली क्षेत्रों के बीच में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है ये? धौलपुर और करौली क्षेत्रों के बीच फैला हुआ है। इस कगार भूमि की ऊंचाई है वो 350 मीटर से लेकर के 550 मीटर के बीच में है। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 350 से लेकर के 550 मीटर तक। कहाँ फैला हुआ है ये? धौलपुर और करौली के बीच में। क्या विशेषता है इसमें? ये चंबल के बाएं किनारे पर जो कगार है तीव्र ढाल वाले, वो यहीं बनते हैं। कौन सी नदियों के बीच में है ये? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में। कौन सी नदियाँ? बनास और चंबल के बीच में। कौन से पत्थरों से निर्मित होता है? ये बालू का पत्थरों से निर्मित होता है। तो विद्यार्थियों, इन सभी बातों का आपको ध्यान में
रखते हुए आगे अध्ययन करना है। उसके बाद में दूसरा लेते हैं दक्कन लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सेकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। यह 3 सेकेंद्रीय कगार 3 प्रमुख बालुआ पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की यह भौतिक इकाई है ऊपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से क्षेत्र को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, तो जो दक्कन लावा पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल के नाम से या उच्च पठार के नाम से या पथरीले पठार के नाम से जाना जाता है। यह एक विस्तृत और पथरीली भूमि है जिसमें हम अगर बात करें राजनीतिक दृष्टि से तो कोटा और बूंदी पठारी भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इस भूभाग में नदी घाटियों में कहीं कहीं काली मिट्टी क्षेत्र भी मिलते हैं। कौन सी क्षेत्र है, इस भाग में काली मिट्टी क्षेत्र है। और जो काली मिट्टी क्षेत्र है विद्यार्थियों, वो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कपास की खेती इसमें अच्छी पैदावार अच्छी उत्पन्न होती है, रोगाणु कीटाणु भी कम लगते हैं। अपर्दन पुरानी भूमि सतहों वह अनावृत करता है। क्या करता है? अनावृत करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पुरानी शिलाकृति का धरातल काफ़ी हद तक वर्तमान शिलाकृति के अनुरूप था। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से लेकर के 275 मीटर के बीच में है। कितनी है विद्यार्थियों? 210 से लेकर के 275 मीटर के बीच में है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी पठारी भाग में सम्मिलित है। कौन सी? बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसमें सम्मिलित है। नदियों ने इस पठारी भूभाग में काट छाट कर काफ़ी विच्छेदित कर दिया है। जो दक्कन का लावा पठारी भाग है उसमें नदियों ने काट छाट करके उसे काफ़ी विच्छेदित कर दिया है। एक पार्ट इसका कहाँ दिखाई देता है, बीच में ये जो नदियों के द्वारा है रास्ते बना दिए जाते हैं, तो इसमें जो संलग्न भूमि होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, बीच में विच्छेदित होती है वो हमें दिखाई देती है। इसी कारण ये कहा जाता है कि जो ये पठारी भाग है, दक्कन का लावा पठारी भाग है, नदियों के काट छाट के कारण है वो काफ़ी हद तक विच्छेदित हो गया है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार की बात है, जो हमारा टॉपिक था, उसमें कई बार देखो जो कंपटीशन की एग्ज़ाम आती है उसमें ये पूछ लेते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार है वो कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है। तो कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है? 9.6% भाग पे। क्या विशेषताएं हैं? उत्तर पश्चिम में ये अरावली की महान सीमांश भ्रंश द्वारा सीमांकित होता है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिशा में। और क्या विशेषताएं इसकी? इसका राजनीतिक दृष्टि से फैलाव है वो बूंदी, कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा के कुछ भागों में इसमें सम्मिलित किया गया है। और क्या विशेषता है? जो ये भाग है, ये जो पठारी भाग है, इसमें काली, सिंध, परवन नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है और पार्वती के द्वारा। और क्या विशेषता है? इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो ऐसे करके विद्यार्थियों जो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। हमने इसके 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया था। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार, या दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से। तो इस प्रकार इसके 4 जो भौतिक प्रदेश है, चारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आने वाली क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।